नमस्कार साथियों, मैं संजय शर्मा पॉलिटेक्निक बाड़मेर से ई लेक्चर की श्रृंखला में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एबीसी एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। एबीसी एनालिसिस का फुल फॉर्म ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अब इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो सामान, भले ही वो रॉ मटेरियल हो, भले ही फिनिश प्रोडक्ट हो, भले इन प्रोसेस रॉ मटेरियल हो, इनसे संबंधित जो भी सामान होता है वो इन्वेंट्री होता है। तो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट करना भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इन्वेंट्री जगह घेरती है, यानी सामान जो है, माल जो है आपका, भले ही किसी भी फॉर्म में हो, वो जगह घेरता है, पैसा लगता है। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एनालिसिस एक तरीका है जिससे कि हम लोग इन्वेंट्री को बहुत अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मटेरियल मैनेजमेंट में एबीसी एनालिसिस, जिसे हम लोग सिलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं, वो एक तरह की कैटेगराइजेशन टेक्निक है। मतलब जो अलग अलग तरीके हमारे पास सामान होता है उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। तो एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता है: ए आइटम्स, बी टाइप ऑफ आइटम्स और सी टाइप ऑफ आइटम्स। तो ए आइटम्स जिनमें कि बहुत ही सख्त कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है और इनका एक्यूरेट रिकॉर्ड हमें रखना पड़ता है। बी आइटम्स वो होते हैं जो कि उनका थोड़ा सा नियंत्रण इतना टाइट नहीं होता है और उनके रिकॉर्ड भी हम रखते हैं। और सी आइटम्स वो होते हैं जो कि बहुत सिंपलेस्ट होते हैं और इनमें बहुत सस्ते भी होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी होते हैं और हम लोग इसमें ज़्यादा नियंत्रण में पैसा और स्टाफ नहीं लगाते हैं और रिकॉर्ड्स भी हम लोग बहुत ज़्यादा इसका डिटेल नहीं रखते हैं। तो एबीसी एनालिसिस एक हमें मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि जिससे कि हमारे पास जितने भी आइटम्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि इन आइटम्स की ओवरऑल जो इन्वेंट्री कॉस्ट है उस पर कितना असर पड़ता है। इसके अलावा ये एक हमें मैकेनिज्म ये भी देता है कि हमें किन किन कैटेगरीज का जो स्टॉक है वो हमें कितना मैनेजमेंट उसका करना है और कितना हमें उसमें कंट्रोल करना है। इसके अलावा एबीसी एनालिसिस ये भी सजेस्ट करता है कि इन्वेंट्रीज जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, दे आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू। सभी जो इन्वेंट्रीज होती हैं वो बराबर उनकी वैल्यू नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो इन्वेंट्रीज ग्रुप्ड अंडर 3 कैटेगरीज ए, बी एंड सी इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टिमेटेड इंपॉर्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि सारा जो मटेरियल होता है वो बराबर की इंपॉर्टेंस का नहीं होता है, तो हम लोग उसको 3 तरह की कैटेगराइज या 3 तरह की श्रेणियों में बांट देते हैं। तो अब हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस, इसकी डेफिनेशन। तो एबीसी एनालिसिस हमें इस बात में मदद करता है कि हम लोग आइटम्स को एक दूसरे से सेग्रीगेट यानी अलग अलग कर सकते हैं और इट टेल अस हाउ मच वैल्यूड द आइटम इज, कि उस जो आइटम है उसकी कितनी वैल्यू है, कितनी उसकी इंपॉर्टेंस है और हमको उसको कितना कंट्रोल करना है, कितने एक्सटेंट तक उस पर कितना पैसा लगाना है, कंट्रोल पे कितने अधिकारी लगाने हैं, कितने वर्कर्स लगाने हैं। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है एनालिसिस ऑफ स्टोर्स आइटम्स ऑन कॉस्ट क्राइटेरिया। ये स्टोर में जो आइटम है उनको पैसे के हिसाब से इसका एनालिसिस करता है, कौन सा महंगा आइटम है, कौन सा सस्ता आइटम है और कौन सा नॉर्मल वैल्यू का आइटम्स है। इट हैज़ बीन सीन दैट लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कंज्यूम ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज एंड वाइस वर्सा। ये देखा गया है कि कई बार इतने सारे जो संख्या में आइटम्स होते हैं पर उनको हमें उनका जो योगदान होता है बहुत कम होता है और रिसोर्सेज की वैल्यू वाइज भी वो बहुत कम होते हैं। और उल्टा भी सही है कि कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है पर उनकी वैल्यू बहुत होती है। तो ए आइटम्स रिप्रेजेंट हाई कॉस्ट सेंटर। ऑब्वियसली जो ए आइटम्स होते हैं उनकी जो कॉस्ट होती है, जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बी आइटम्स इंटरमीडिएट होते हैं, बीच की इनकी कॉस्ट होती है, ना ज़्यादा महंगे ना ज़्यादा बहुत सस्ते। सी आइटम्स जो होते हैं वो बहुत कम कीमत के होते हैं। तो ये जो है एबीसी एनालिसिस, ये एक तरह का एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिससे कि हम लोग आइटम्स का, भले वो रॉ मटेरियल हो, भले कोई और फिनिश प्रोडक्ट हो, इनका हम लोग क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करते हैं उनकी वैल्यूज़ के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव्स, अब हमारा ध्येय क्या है एबीसी एनालिसिस करने का? मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फ्रेम द पॉलिसी गाइडलाइंस रिगार्डिंग कंट्रोल आइटम। एक तो हम ऐसी गाइडलाइंस, ऐसी पॉलिसी बनाएं जिससे कि हमें ये पता हो कि हमें कौन से आइटम्स को कितना कंट्रोल करना है, कितना उस पर पैसा लगाना है, कितना उसकी इंपॉर्टेंस देनी है कंट्रोल की और कितना स्टाफ लगाना है।
फर्स्ट ऑफ ऑल द आइटम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ए बी एंड सी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं उनको ए बी और सी की कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। तो एक्सपेंसिव आइटम्स आर टू बी ब्रांडेड एज ए आइटम, जो महंगे आइटम्स हैं उनको हम ए आइटम्स मान लेते हैं। इन बिटवीन जो बीच के होते हैं, ना बहुत ज़्यादा महंगे ना बहुत ज़्यादा सस्ते, उनको बी आइटम्स, और जो सबसे कम जो होते हैं, सस्ते होते हैं, उनको हम लोग सी आइटम्स की कैटेगरी में डालते हैं। तो एबीसी का मेथड अब देखिए कि कैसे ये मेथड काम करता है। इसको हम लोग परेटो एनालिसिस भी कहते हैं। इन एबीसी एनालिसिस द एंटायर लॉट ऑफ इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन द बेसिस, और उनका बेसिस क्या होता है कि एनुअल वैल्यू एंड नॉट ऑन देयर इंडिविजुअल कॉस्ट। उनकी जो एनुअल वैल्यू होती है उस वो इंपॉर्टेंट होती है रादर देन कि उनकी व्यक्तिगत जो उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है। तो क्लास ए में हाई वैल्यू आइटम्स होते हैं विच अकाउंट फॉर मेजर शेयर ऑफ एनुअल इन्वेंट्री वैल्यू। तो उसमें जो महंगे जो हमारे जो क्लास ए में वो होते हैं, जो महंगे आइटम्स होते हैं, और हमारा जो पूरी इन्वेंट्री पे जो खर्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा खर्चा उन पे ही होता है। और इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट हमारे को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि महंगे आइटम्स होते हैं, अगर इधर उधर हो जाते हैं तो ना केवल हमारे प्रोडक्शन पे फ़र्क पड़ता है, बल्कि वो बहुत महंगा होता है तो फैक्ट्री को बड़ा नुकसान भी होता है। तो और इसके अलावा तो स्ट्रिक्ट मेथड का तो मैंने आपको बता ही दिया, हाई वैल्यूज बता दी। इन दीज आइटम्स राइट फ्रॉम द टॉप, जैसे ही हम लोग जब शुरू में जब एस्टिमेट रिक्वायरमेंट देते हैं कि हमें किस आइटम्स की कितनी ज़रूरत है और हमें कितना मतलब उसको मिनिमम स्टॉक उसका मेंटेन करना है, और लीड टाइम का ध्यान रखना कि हमें उसको कब ऑर्डर करना है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत क्लास ए के जो आइटम्स हैं इनमें बहुत तरीके से इनको और इम्पोर्टेंस देखते हुए हम लोग इसका ध्यान रखते हैं। फिर ये आइटम्स मैंने बताया रिगरस वैल्यू एनालिसिस, इनकी जो बहुत ज़बरदस्त वैल्यू एनालिसिस हमें करना पड़ता है। इसके अलावा रिजिड एस्टिमेट्स, इनके जो एस्टिमेट्स हम लोग बनाते हैं वो बहुत सख्त होते हैं। और स्ट्रिक्ट और क्लोज वॉच, इन पे हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली और क्लोज वॉच रखते हैं कि आइटम्स घूमे नहीं, इधर उधर नहीं हो, टूटे नहीं, किसी तरह का इनमें नुकसान ना हो। मैनेजमेंट ऑफ आइटम शुड बी डन एट टॉप लेवल, और इनका जो मैनेजमेंट देखा जाता है, प्रबंधन जो देखा जाता है ये आइटम्स का, वो टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा देखा जाता है। सेंट्रलाइज परचेजिंग और स्टोरेज हम लोग इसका करते हैं। क्लास बी में मीडियम वैल्यू आइटम्स होते हैं विच डू नॉट बिलोंग टू ईदर ऑफ द क्लासेस, मतलब ना तो ए होते हैं ना सी, ना बहुत अच्छे ना बहुत खराब, एंड और बहुत ज़्यादा इनका जो कंट्रोलिंग प्रोसीजर होता है, नियंत्रण प्रणाली होती है, वो भी इस पर लागू नहीं होती है। और हम लोग मतलब इसमें क्या होता है कि इसमें नॉर्मल हम लोग प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं। फिर बात करते हैं अब बी आइटम्स की। ये अभी मैंने आपको सी आइटम्स बताया था, अब आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब सी में जो है बी आइटम्स की बात करते हैं, तो मैंने बताया कि बीच का कंट्रोल होता है इसमें, और ज़्यादा इसमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी ख़रीदारी करी जाती है। रीजनेबली, मतलब जैसे ए क्लास में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली हम इसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ठीक ठाक सा कंट्रोल करते हैं, और मैनेजमेंट नॉर्मली इसमें कोई ज़्यादा दखल नहीं करता है। कोई भी ऑफिसर इसके ख़रीदारी वगैरह देख सकता है। क्लास सी आइटम्स तो जो होते हैं, जो बहुत मैंने पहले बताया कि जो लो वैल्यू होते हैं, पर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे स्टेपल्स होते हैं, क्लिप्स होते हैं, वॉशर्स होते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो इनके लिए हम बहुत ही सिंपल और इनएक्सपेंसिव मेथड लगाते हैं कंट्रोल का। कोई भी इसको ज़्यादा कंट्रोलिंग की ज़रूरत नहीं होती, ना इस पर हम लोग बहुत पैसा लगाते हैं, ना हम लोग इसको इन्वेंट्री रखने के लिए बहुत जगह का और इसका ध्यान रखते हैं। फिर सी आइटम्स में और बात करते हैं, ऑर्डिनरी कंट्रोल मेजर्स हम रखते हैं, बिल्कुल साधारण से इनमें नियंत्रण के जो तरीके होते हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं, और जितना हमें चाहिए होता है हम उतना मंगा लेते हैं, बल्क में भी मंगा लेते हैं। और एक साधारण सा जो स्टोर कीपर होता है वो इसका कंट्रोल देख लेता है कि इसमें कितनी क्वांटिटी है, कितना कब ज़रूरत है क्या। मैनेजमेंट बहुत लोअर लेवल पे कोई भी इसको कर सकता है, और इसकी जो परचेजिंग होती है डिसेंट्रलाइज होती है। मतलब डिसेंट्रलाइज मतलब कोई भी, जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो इतने सस्ते होते हैं ये आइटम्स कि हम लोग इनको बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि सेंट्रलाइज इसकी कोई कमेटी बनेगी और वो इसको परचेज करेगी। तो अब हम लोग अनदर रिकमेंडेड ब्रेकडाउन ऑफ इसका हम लोग एक बार एनालिसिस वापस करते हैं। तो ये जो होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10% आइटम्स होते हैं वैल्यू के हिसाब से अगर देखा जाए। तो मान लीजिए अगर हम 100 रुपये का सामान खरीदते हैं, तो ये जो आइटम्स होते हैं
ए आइटम्स वाली वो 10% ही होगी, लेकिन उनका जो टोटल वैल्यू जो होगी वो लगभग 66.6% होती है। बी जो होते हैं वो संख्या में 20% होते हैं टोटल आइटम्स की, पर उनकी जो वैल्यू होती है वो 23.3 होती है। और सी, जैसा मैंने बताया, जो निम्न कोटि के जो आइटम्स होते हैं कैटेगरी सी में वो 70% और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू होती है वो 10% है। ये एक टेबल के माध्यम से आपको बताया है मैंने। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में आइटम्स हैं, परसेंटेज अगर देखा जाए तो क्लास ए के जो होते हैं वो नंबर अगर बात करते हैं तो 10% ही होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू 70% तक होती है। क्लास बी में अगर नंबर ऑफ आइटम्स देखा जाए तो 20% ही होते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू भी लगभग 20% होती है। यूजेज वैल्यू भी क्लास सी में 70% तक हो सकती है नंबर के हिसाब से देखा जाए, लेकिन यूजेज वैल्यू होती है वो लगभग उनकी 10% होती है। एनुअल वैल्यू जो होती है वो डिफाइन होती है V इंटू क्यू से, जहाँ V तो होती है वैल्यू या कॉस्ट पर आइटम, या और Q जो होता है वो होता है एनुअल कंजम्पशन। तो ABC एनालिसिस हमें ये बताता है कि 5 से 10% के सभी आइटम जिन्हें हम ए कैटेगराइज करते हैं वो 70% का एनुअल कंजम्पशन करते हैं कॉस्ट वाइज, और 10 से 20% आइटम बी कैटेगरी के होते हैं कॉस्ट वाइज, वो कंजम्पशन करते हैं लगभग 20 से 30%। और जो सी कैटेगरी होती है वो जो कि लगभग 70% तक टोटल नंबर होते हैं, वो लगभग 5 से 10% और टोटल कॉस्ट का बियर करते हैं। तो प्रोसीजर जैसे इसमें जो होता है ABC क्लासिफिकेशन के लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 देखते हैं। इसमें सबसे पहले लिस्ट डाउन द आइटम वाइज एनुअल कंजम्पशन ऑफ इन्वेंट्री विद यूनिट प्राइस। हम लोग एक सूची बना लेते हैं आइटम वाइज की एनुअल कंजम्पशन हर एक का कितना कितना है, और वो उनकी हम लोग उसकी कीमत भी लिख लेते हैं। और फिर हम लोग एनुअल कंजम्पशन हर एक आइटम का सालाना हमें कितनी रिक्वायरमेंट वो निकाल लेते हैं। स्टेप 2 में हम लोग इस लिस्ट को लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते हुए क्रम में उनकी जो मनी वैल्यू होती है उसके हिसाब से, और एडिशनल कॉलम में हमें क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू का भी ऐड कर देते हैं। स्टेप 3 में जो हमने फिर हम क्या करते हैं, हमने जो सूची बनाई है उसमें हम सबको सीरियल नंबर दे देते हैं, विच द क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ वैल्यू एनुअल कंजम्पशन रीचेज अ फिगर ऑफ 70% अप्रॉक्सीमेटली। दीज आर कॉल्ड, जिनकी जो क्यूमुलेटिव एनुअल कंजम्पशन वैल्यू लगभग 70% के आसपास हो जाती है, उनको हम ए आइटम्स की कैटेगरी में डाल देते हैं, और उनके नंबर भी हम गिन लेते हैं कि कितने आइटम्स हैं एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल आइटम्स, है ना। तो फिर हम लोग इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं जब तक कि आखिर में नहीं आ जाए, और सभी आइटम्स का सीरियल नंबर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसकी क्यूमुलेटिव परसेंटेज वैल्यू भी हम लोग उसको निकाल लेते हैं। तो उनका लगभग 90% आता है। तो ये जो होते हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं, लगभग ये क्लास बी में आ जाएंगे। 90%, 70 के बाद जो आएंगे ना, 70 से 90% तक जो आएंगे वो सब बी में आएंगे, और रिमेनिंग जो है वो 10% वो हमारे सी में आ जाएंगे। स्टेप 4 में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कर्व बनाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे तो हम एनुअल यूजेज ले लेते हैं, क्वांटिटी आइटम्स, और मनी वैल्यू जो होती है वो हम लोग वाई एक्सिस पे ले लेते हैं। अब कंट्रोल कैसे करते हैं? कंट्रोल मैंने आपको बताया कि क्लास ए आइटम्स होते हैं, उनका हम बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करते हैं, और परचेज तभी करते हैं जबकि रिक्वायरमेंट उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि हमें मिनिमम कैरिंग कॉस्ट लगे। और इसका जो कंट्रोल होता है वो टॉप मैनेजमेंट के लेवल पे किया जाता है। क्लास सी जो आइटम्स होते हैं उनका बल्क में हम लोग ख़रीदा जाता है, रिक्वायरमेंट भी उस हिसाब से आती है, कोई भी इसको ख़रीद सकता है। टॉप मैनेजमेंट की जगह इसमें लोअर मैनेजमेंट का ले लोग भी डिपार्टमेंट वाइज भी इसको ख़रीद सकते हैं। और क्लास बी आइटम्स वो होते हैं जिनका कंट्रोल ए और बी के बीच में होता है। तो एडवांटेजेस ABC एनालिसिस से क्या होते हैं? एक तो हमें ऐसा मैकेनिज्म देता है जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से आइटम हैं जिनका कि ओवरऑल इन्वेंट्री कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा ये हमें इकोनॉमाइजिंग वंस एफर्ट टू अचीव ग्रेटर रिजल्ट्स, जो हम लोग इसमें एफर्ट करते हैं उसको इकोनॉमाइज करने का प्रयास जो हम करते हैं उसमें हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके अलावा हम आइटम्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं और उन आइटम्स को प्रायोरिटी या प्राथमिकता देते हैं जिससे कि हमारा रिजल्ट मैक्सिमाइज हो सके, ऑप्टिमाइज हो सके। प्रॉपर यूज़ ऑफ वैल्यूबल टाइम ऑफ स्टोर पर्सनल, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो स्टोर में जो कार्यरत आदमी होता है उसका जो टाइम होता है उसका भी हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, और इसमें किसी तरह का कोई फिर टाइम वेस्ट नहीं होता है। लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर नंबर बहुत ज़्यादा होता है, थाउजेंड्स में होता है कई बार, तो ये कन्वीनियंट मेथड नहीं होता कि हर एक के लिए आप एनालिसिस कर सको, और इसमें डिटोरेशन के चांसेस स्टोरेज में ज़्यादा रहते हैं, खासकर सी क्लास आइटम्स में अगर हम चूँकि बल्क में ख़रीद लेते हैं और उन पे हम लोग क्योंकि हमारा नियंत्रण नहीं रहता है नॉर्मली, तो फिर वो
ख़राब भी होते हैं। और लूज कंट्रोल ऑन सी टाइप आइटम्स में रिजल्ट इन शॉर्टेज हो सकती है अगर अगर आपका कंट्रोल नहीं है सी पे। एबीसी फोकस ऑन मनी वैल्यू नॉट ऑन द फंक्शनल इंपॉर्टेंस। एबीसी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि उसकी वैल्यू देखता है, उसकी फंक्शनल इंपॉर्टेंस देखता है, भले आइटम छोटा हो सकता है वो इंपॉर्टेंट हो फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बड़ा इसका ड्रॉबैक है। एबीसी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट वेरिएशन ऑफ प्राइसेस ऑफ आइटम्स एज द टाइम गोज। टाइम के हिसाब से जो प्राइसेस में वेरिएशन आता है उसको ये नहीं अकाउंट में लेता है, नहीं देखता है। और एबीसी मार्केट कंडीशंस, मार्केट अवेलेबिलिटी और कंपटीशन और सीजनल वेरिएशंस को भी नेगलेक्ट करता है, ये इसको कंसिडर नहीं करता, तो ये भी एक इसका बड़ा ड्रॉबैक है। उम्मीद करता हूँ एबीसी एनालिसिस के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होगी। थैंक यू।